हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग स्टडी स्टेट एनालिसिस और उसके कुछ बिट्स सारे चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सीधा काम पे लग जाते हैं। चलो ठीक है, स्टडी स्टेट एनालिसिस। स्टडी स्टेट एनालिसिस में एक्चुअली दो पार्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है इफ़िशियंसी, दूसरा आता है रेगुलेशन। इफ़िशियंसी के अंदर भी दो पार्ट्स आएंगे, वो है एक आता है आपका आपका पावर एफिशिएंसी और दूसरा आता है आपका एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, और सेकंड जो पोर्शन हम लोगों ने रेगुलेशन की बात की, इसमें काफ़ी लोग भूल जाते हैं। इसमें एक ही चीज़ याद रखते हैं, वो है वोल्टेज रेगुलेशन। एक्चुअली इसके अंदर आपके दो बिट्स आते हैं, एक आता है वोल्टेज रेगुलेशन और स्पीड रेगुलेशन। सिंपली बिट आ जाता है यार, स्टडी स्टेट एनालिसिस में हम लोग किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। आपको दो ऑप्शन रहेंगे, वोल्टेज एंड स्पीड रेगुलेशन। ये आप लोग मतलब मिस कर जाते हो। ठीक है, सो हमारे पास चार है जिसके लिए हम लोग ये पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। पहला आता है आपका पावर एनर्जी। ये तो दोनों एक जैसे हैं, बस टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, आपका काम हो जाएगा। और ये जो है वोल्टेज और स्पीड, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो ठीक है, आगे चल के बढ़ते हैं हम लोग। पहले एक काम करते हैं, इफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि आपका आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस क्या होता है, आपका इफिशिएंसी होता है। ठीक है, अब आउटपुट का मतलब क्या है, हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन, राइट। तो सेंडिंग एंड पावर और रिसीविंग एंड पावर, तो आपका आउटपुट पावर क्या हो गया, रिसीविंग एंड पावर। तो रिसीविंग एंड पावर अपॉन रिसीविंग एंड पावर प्लस 3 टाइम्स I²R, आपके जो कुछ भी कॉपर लॉसेस है। एक्चुअली यहाँ पर और भी लॉसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस फॉर्मूले को फ्रेम किया हम लोगों ने, 3 टाइम्स I²R लिख दिया है। 3 फेज़ है इसीलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन बिट यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ट्रांसमिशन लाइन का इफ़िशियंसी कितना आता है। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन का इफ़िशियंसी आता है 95 से लेके 99% तक। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1% ये से लेकर 5% तक ही लॉस होता है ट्रांसमिशन में। बाकी सारा लॉस ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और जनरेशन नेटवर्क्स में होता है, ट्रांसमिशन में नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है। काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो ये बिट को दिमाग में रख लेना। और एक चीज़, आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है। डाउन रेगुलेशन हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। आपका जो वहाँ पर कैसे था, सिर्फ नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका रिसीविंग एंड पे कोई लोड नहीं है तब वोल्टेज, और रिसीविंग एंड पे कुछ वोल्टेज लोड अप्लाई कर दें तब का वोल्टेज। ठीक है, वन एंड द सेम। ठीक है, ऑन लोड एंड नो लोड। बात यह है सिर्फ कि नो लोड कंडीशन क्या है, आपने जितना सेंड किया उतना आपको रिसीविंग एंड पे मिल जाता है, क्योंकि लॉसलेस लाइन होता है। ठीक है, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और जितना आपने वोल्टेज सेंडिंग एंड में दिया है उतना ही आपको रिसीविंग एंड में मिलेगा, इसलिए मैंने लॉसलेस लाइन बोला। ठीक है, सो VR0 माइनस VR अपॉन VR इंटू 100, ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन। ये हमको पता है ऑलरेडी, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन कौन से ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कौन से बिट्स पर डिपेंडेंट होता है। एक आता है वो आता है लोड का पावर फैक्टर, और दूसरा लोड इटसेल्फ की अमाउंट ऑफ लोड कितना है आपका। अगर लोड कम है, लोड ज़्यादा है, उस हिसाब से वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा, और आपके लोड के पावर फैक्टर के हिसाब। ठीक है, सो हम लोगों ने बिट्स देख लिया। स्टेडी स्टेट एनालिसिस में आपका क्या है, एनर्जी आता है, पावर आता है और रेगुलेशन आता है, बस। ठीक है, तो एक 1 बाय 1 हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग छोटा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस को क्लासीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग एनालिसिस पढ़ेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें भी लगेंगी। ठीक है, तो जो क्लासीफाई है वो होता है 3 पार्ट्स में। एक आता है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस हम लोग बोलते हैं 80 किलोमीटर। अगर आपके ऑप्शन में 80 किलोमीटर नहीं है, 100 किलोमीटर है, तो आप 100 के लिए चले जाना। देखिए, ठीक है, 100 इज़ सूटेबल। 80 to 100 होता है एक्चुअली मतलब रेंज। कुछ बुक्स में 80 किलोमीटर दिया है, कुछ बुक्स में 100 किलोमीटर दिया है। अगर आपके ऑप्शन में 80 और 100 दोनों है तो आपको 80 के साथ ही जाना है, याद रखना। अगर आपके पास ऑप्शन में 80 नहीं है, 100 है, तो आप 100 टिक कर सकते हो, नो डाउट है। ठीक है, अब देखते हैं मीडियम। जी, ये बिट क्लियर करना पड़ता है क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या है आपका 80 से लेके 160 किलोमीटर का अगर लेंथ है आपके ट्रांसमिशन लाइन का, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। और अगर ये जो लेंथ है 160, ये अगर 200 के आसपास भी आपके ऑप्शन में है तब भी ये मीडियम में ही आएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लेना कि यहाँ पर राउंड फिगर 100, यहाँ पर राउंड फिगर 200, और यहाँ पर अगेन राउंड फिगर 200। अगर आपके ऑप्शन में 160, 80
80 अवेलेबल नहीं है तो की बात है, लेकिन अगर 80 और 160 अवेलेबल है तो आपको यही चीज़ें चूज़ करनी है, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो शॉर्ट बोला हम लोगों ने, मीडियम बोला और लॉन्ग बोला, ठीक है। लॉन्ग के लिए आप लोगों ने देख लिया कि 160 किलोमीटर एंड अबव के जितने भी ट्रांसमिशन लाइन्स है सारे के सारे क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। लेकिन इनको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। अब एनालाइज करने के लिए आपके पास दो ही टाइप के नेटवर्क होते हैं जो हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा है। एक आता है लंप्ड नेटवर्क और दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। सो इसमें से बिट्स आते हैं कि कौन से चीज़ के लिए या फिर कौन से ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस हम लोग लंप पैरामीटर से करते हैं और कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो शॉर्ट और मीडियम दोनों के लिए लंप्ड नेटवर्क होते हैं, ये दिमाग में रख लेना। अब लंप्ड नेटवर्क का मतलब क्या है, विच कैन बी फिजिकली सेपरेबल, मतलब R है R/2 कर सकते हो आप, फिजिकली उसको सेपरेट कर सकते हो। तो ऐसे टाइप की जितने भी नेटवर्क्स होते हैं जिनका एनालिसिस हम लोग लंप से करते हैं उसको लंप नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो शॉर्ट है तो इसके अंदर कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता है, जो नेटवर्क दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज RL नेटवर्क दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं मीडियम है, थोड़ा सा मीडियम लेंथ आ गया, मतलब कि आपका ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स तक आ चुके हैं, तो कैपेसिटेंस भी आपके नेटवर्क में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो सिंपल बिट आता है आपको कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर कैपेसिटेंस आप नेटवर्क एनालिसिस के बाद कंसिडर करते हो कि नहीं, तो आपको पता है कि आप नहीं करते, यहाँ पर आप सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ही कंसिडर करते हो। अगेन मीडियम में आप सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ही कंसिडर करते हो और कुछ नहीं कंसिडर करते। लेकिन जब भी बात लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की आती है तो आप सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हो, R, L, C एंड G, वेयर G इज़ कंडक्टेंस, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कंडक्टेंस और आपको कैपेसिटेंस और अगेन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं ये जो मीडियम है इसके अंदर दो बिट आते हैं। इसमें एक चीज़ बोलते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, कैपेसिटेंस हम लोग कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पर क्योंकि लेंथ बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सर्किट के एंड में, मतलब मान लो ये आपका लोड है, अगर एंड में आपने अगर आपके एंड में कैपेसिटेंस जॉइंट है नेटवर्क में, ठीक है, ये लोड है आपका यहाँ पर समथिंग, और यहाँ पर आपने कैपेसिटेंस दिखाया है तो उसको हम लोग बोलेंगे लोड एंड कैपेसिटेंस। और अगर यही चीज़ आपने यहाँ पर दिखाया है, मतलब सेंडिंग एंड सोर्स के साइड में, तो हम लोग बोलेंगे सेंडिंग एंड या फिर सेंड एंड कैपेसिटेंस मॉडल बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे एक्चुअली क्या है कि ये जो है एक इनमें से एक आता है ओवर कॉम्पनसेटेड कि जो आपके लोड के साइड में है, और इनमें से एक आता है जो सेंड के साइड में है वो अंडर कॉम्पनसेटेड आता है। तो हम लोग इन दोनों को भी यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोड एंड कैपेसिटेंस मॉडल भी होता है, सेंड एंड कैपेसिटेंस मॉडल भी होता है। एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस है उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आता है आंसर टी नेटवर्क भी आता है, पाई नेटवर्क भी आता है, लोड एंड भी आता है, सेंड एंड भी आता है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव भी रहेगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से पूछा है कि फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन विच नेटवर्क इज़ प्रिफर्ड फॉर एनालिसिस, तो आपका आंसर आना चाहिए पाई नेटवर्क, ठीक है। जिसमें पाई नेटवर्क में क्या है, ये जो कैपेसिटेंस इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, आपके सेंडिंग एंड और रिसीविंग दोनों में 50-50% रहेगा, ठीक है। वेराज ये जो टी नेटवर्क है इसमें जो कैपेसिटेंस है, जो लाइन का कैपेसिटेंस है बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में हम लोगों ने डिनोट किया है, ठीक है। और जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है उसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने लंप नेटवर्क्स यूज़ किया है क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जैसे हमको चाहे वैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, पाई नेटवर्क में कैपेसिटेंस को दो पार्ट्स में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लंप नेटवर्क था इसीलिए पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पर ये मोर एक्यूरेट बोलते हैं, इसीलिए पाई नेटवर्क्स को प्रिफर किया जाता है। कैपेसिटेंस को 50-50% में आपने सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों में अच्छी तरीके से बैलेंस करके कॉम्पेंसेट कर दिया। इसीलिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस का जो एनालिसिस है वो क्या होता है, पाई नेटवर्क्स में होता है, ठीक है। अब देखते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया RLCG डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इसके भी पाई और टी नेटवर्क है, इसके लिए दोनों भी प्रिफरेबल है। इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसका पाई अच्छा है इसका टी अच्छा, नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन था सेंडिंग एंड हो गया और रिसीविंग एंड हो गया। देखो यहाँ पर हो गया आपका रिसीविंग करंट, ये हो गया आपका सेंडिंग करंट, ठीक है। अब
इनपुट और आउटपुट। अगर आपने 2 पोर्ट नेटवर्क अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको क्लियर हो जाता, अरे हाँ ये तो है, इनपुट है और आउटपुट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ABCD पैरामीटर्स 2 पोर्ट नेटवर्क। सिंपल क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन को कौन से 2 पोर्ट नेटवर्क से आप डिनोट करते हो, तो आपका आंसर है ABCD। ये बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ये सिर्फ लॉन्ग के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, ये लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम तीनों के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। आई होप एक ओवरऑल सिनारियो मिल गया है कि हम लोग क्या करना है। अल्टीमेटली हमारा गोल है कि वोल्टेज रेगुलेशन और आपका पावर कैलकुलेट करना, मैक्सिमम पावर देखेंगे हम लोग एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखते हैं आगे का बिट क्या है। 2 पोर्ट नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइन, ये बिट क्लियर हो गया हमारा कि ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क से डिनोट करते हैं, और वो भी कौन से पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर्स, ठीक है। चलो लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन मैंने 2 पोर्ट के नेटवर्क है, जो ब्लैक बॉक्स बोलते हैं इसको, हम लोग उसके अंदर पुटअप कर दिया। अब देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। अब देखो जब आप बुक्स में पढ़ते थे 2 पोर्ट नेटवर्क जब आपने पढ़ा था तो आपने यहाँ पर माइनस लिखा था, ठीक है, -R। रीज़न ये था हम लोग तब ये जो मतलब रिसीविंग एंड का जो करंट है उसको इंसर्ट करवाते थे, दोनों साइड से इनपुट आता था, इसीलिए यहाँ पर -R होता था। लेकिन यहाँ पर आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट का डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली आपके रिसीविंग एंड का करंट जो है, मतलब ABCD पोर्ट का जो कुछ भी स्टैंडर्डाइजेशन उसके साथ मैच होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव बिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ दिमाग में फीड कर लेना, बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, VS = A × VR + BIR और IS = CVR + DIR। देखो अलग से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इनपुट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है। इनपुट क्या है आपका VS IS, आउटपुट क्या है आपका VR IR, ठीक है। सो VS IS और VR IR, ठीक है, और ABCD। इस तरीके से आपको इसको बाय हार्ट करते वक्त भी आपको इसी तरीके से लेना और लॉजिक भी यही है, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग देखेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क जिसने पढ़ा है उसको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको ये A और C कैलकुलेट करना है तो आपके इनके 2 एलिमेंट्स जो है, इनका जो एलिमेंट है उसको आपको 0 करना होता है। मतलब A और C फाइंड करते वक्त मुझे IR = 0 करना है, और जब मुझे B एंड D फाइंड करना है तब मुझे VR = 0 करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर A अगर मुझे फाइंड करना है तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, IR = 0 कर दिया, तो इक्वेशन में क्या बचा, VS = A × VR हो गया। सो VS = A × VR है, मतलब A का रेशियो क्या है, VS/VR। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेन, ठीक है, वोल्टेज गेन, ट्रांसफर्ड वोल्टेज गेन बोलेंगे इसको। और इसका जो यूनिट है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, दिमाग में रख लेना। A जो कुछ भी A पैरामीटर है विच इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। इसके साथ और एक जो क्वांटिटी है जो हम लोग पढ़ेंगे, चलो ठीक है, पहले IR = 0 है ना, तो C कर लेते हैं। अब देखो IR = 0 है तो आपको C मिलेगा, C = क्या हो जाएगा, IS/VR, C = IS/VR। सिंपली आपको पता है I/V का मतलब क्या होता है, एडमिटेंस होता है, तो ये रिवर्स एडमिटेंस, ठीक है, रिवर्स एडमिटेंस है, इसका मतलब C का यूनिट क्या हो गया आपका, मो हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखते हैं B के लिए। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, VR = 0। हम लोगों ने अभी देखा B के लिए, और D के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VR = 0। एक्चुअली VR 0 करने का मतलब है आपको लोड को शॉर्ट करना है, ठीक है। IR = 0 करना है, इसका मतलब लोड को ओपन करना है और कुछ नहीं, ठीक है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब देखते हैं, चलो B है, B = क्या हो गया, VS/IR, VR = 0 है। अब देखो V/I है, मतलब ये क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर ट्रांसफ़र इम्पीडेंस है, इसका मतलब B का यूनिट क्या आता है, ओम आता है, ठीक है। अगेन D इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, करंट अपॉन करंट, VR = 0, IS/IR है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से इतने सारे बिट्स बनने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे MCQ सॉल्व किए भी होंगे, लेकिन आपने रट लिया होगा अरे यार ये ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। चलो देखते हैं। अब देखो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, VR = 0, इसका मतलब B और D देखते हैं। चलो B और D इन दोनों का रेशियो लेते हैं,
ठीक है। इन दोनों का रेशियो अगर आप लेते हो तो आपका आता है VS/IS, इसका मतलब B/D। अगर आपको पूछा जाता है टू पोर्ट नेटवर्क का शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए B/D। इम्पॉर्टेंट बिट है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने खुद से देखा है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या रहेगा आपका, ओम रहेगा, ठीक है। अब देखो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हो गया, B/D हो गया, चलो ठीक है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस मिल गया। अब आपके पास वही चीज़ ओपन सर्किट में भी है ना, तो ओपन सर्किट देख लेते हैं, A/C कर लेते हैं, ठीक है। A/C करने से क्या हो गया, VR कैंसिल हो गया, VS/IS हो गया। यहाँ पर B/D करने से क्या था, IR कैंसिल हो गया, कॉमन टर्म कैंसिल होने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया ओपन सर्किट इम्पीडेंस, तो ये हो जाता है आपका ओपन सर्किट, सॉरी ये शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है, तो ये आपका ओपन सर्किट इम्पीडेंस हो जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आता है ओपन सर्किट इम्पीडेंस का मतलब क्या है या फिर फॉर्मूला क्या है, तो आपका आंसर आता है A/C, VS/IS, ठीक है। जब आप लोड को ओपन सर्किट कर रहे हो और इनपुट साइड में आपने अगर वोल्टेज और करंट गिन लिया, मेजर कर लिया, तो VS/IS आएगा, वही ओपन सर्किट इम्पीडेंस। इन द वेरी सेम में शॉर्ट सर्किट जब है आपने मेजर किया VS/IS, तो उसको हम लोग सिंपली शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस बोलेंगे, या फिर ये जो पैरामीटर A/C इसके रेशियो ले लिया तो भी आपको ओपन सर्किट मिलेगा, और आपने अगर B/D ले लिया तो आपको शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस मिलेगा। अब आता है पिक्चर में कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, ZOC/ZSC। काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने √of ZOC एंड ZSC, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ZOC कहाँ से आया, ZSC कहाँ से आई, ये आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप रट लेते हो काफ़ी बार, ठीक है। मुझे पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोगों को रटना पड़ता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। B/D और ये हो गया A/C। हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर। चलो सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको मिला है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का एक्चुअल फार्मूला A/B/C/D। काफ़ी लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला पता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है, जब आपका नेटवर्क सिमेट्रिकल है। जब आपका नेटवर्क सिमेट्रिकल है तो आपको एक कंडीशन मिल जाता है, वो है A=D, ठीक है। ये भी एक बिट ही है, सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए कंडीशन क्या होता है, A=D होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे। A=D का मतलब क्या है, आप लोगों ने पढ़ लिया है। A का मतलब क्या है आपका, वोल्टेज गेन, ठीक है, और D का मतलब क्या है आपका, करंट गेन। दोनों के दोनों वोल्टेज और रिवर्स करंट गेन की अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आप बोलते हैं कि सिमेट्रिकल नेटवर्क है। बहुत ही सिंपल फंडा है, ठीक है। अब देखो रेसिप्रोकल के लिए भी एक छोटा सा मतलब एक्सप्रेशन डेरिवेशन आता है। अब दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे टाइप का उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, लेकिन हम लोग उससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट से भी मतलब नहीं। यहाँ पर आपको बस एक ही चीज़ से मतलब होना चाहिए, वो है रेसिप्रोकल का कंडीशन AD - BC = 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका नेटवर्क क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क है। अगर A=D अगर है तो आपका नेटवर्क क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है। आई होप क्लियर है। अब देखो सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो मैंने यहाँ पर A=D पुटअप कर दिया, A और D कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, B/C। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम लोगों ने देखेंगे तो वो सिमेट्रिकल ही होते हैं ज़्यादातर। इसीलिए फॉर्मूला आपको डायरेक्टली √of B/C दे देते हैं, आपका आंसर होता है ओम, बात खत्म, ठीक है। आई होप क्लियर है सिमेट्रिकल कंडीशन और आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में और बहुत कुछ है। हम लोग इसमें सर्ज लोडिंग भी पढ़ेंगे, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग भी पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो आपको क्या चीज़ है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन, इफिशिएंसी पढ़ना पड़ेगा। इफिशिएंसी तो सबके लिए सेम है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन पे कॉन्सेप्ट फोकस करेंगे। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज तो पता होना चाहिए ना। चलो देखते हैं कैसा है, फिर देखते हैं। चलो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, हमें पता है कि यहाँ पर R और L से रिप्रेजेंटेशन रहेगा, कैपेसिटेंस नहीं है तो मैंने R और L और लोड दिखा दिया, बस बात खत्म हो गया। सीरीज़ नेटवर्क जैसे हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया था। अब देखते हो, अगर आप देखते हो तो IS जो कुछ भी सेंडिंग एंड का करंट है आपका और जो कुछ भी रिसीविंग एंड का करंट है, दोनों सेम है। सिंपली हम लोग हमारा नेटवर्क वाला फंडा यूज़ कर लेते हैं, सीरीज़ नेटवर्क है, IS = IR है। अब देखो VS = क्या लिखोगे आप, ये ड्रॉप प्लस VR, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं VS = ये ड्रॉप प्लस वही, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग Z मान लेते हैं और यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, तो IR फ्लो हो रहा है, इसीलिए VS = VR प्लस ZIR। देखो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये प्लस ये है, ख़त्म बात, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन आपके सामने हैं, बस मैंने क्या किया है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, VRIR के फॉर्म में लिख लिया, VSIS
VSIS VRIR के फॉर्म में लिख लिया ताकि मैं इन दो इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर पाऊँ। ठीक है, जब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं तो A का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। अगेन D का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। मैंने जानबूझ के A के बाद D लिया, रीज़न ये था यहाँ पर क्या हो गया आपका A इक्वल टू D हो गया। मुझे ये मतलब नहीं कि A इक्वल टू D इक्वल टू 1 है, 100 है, इनफाइनाइट है। मुझे बस यही चीज़ से मतलब है कि A इक्वल टू D है, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है आपका। तो सिंपल आपका आंसर है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो एनालिसिस आप करते हो, जो नेटवर्क यूज़ करते हैं, वो सिमेट्रिकल होता ही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये रेसिप्रोकल होता है। बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। अगर AD माइनस BC कर लेते हो, B इंटू सी कितना हो जाता है, देखो यहाँ पर B का वैल्यू Z है, C का वैल्यू कितना है, 0, 0 इंटू Z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। सो AD माइनस BC इक्वल टू 1 है। इसका मतलब आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल दोनों होता है। आप इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर है फंडा। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, इम्पीडेंस कैसे लिखते हैं, R प्लस JXL, जो आप इम्पीडेंस लिखते हो वही लिखोगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, रिसीविंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज और वोल्टेज रेगुलेशन बिट देखेंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पे स्विच ऑफ हो जाएंगे। चलो ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी। अगर आप VR0 लिखते हो या फिर VS लिखते हो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, क्योंकि सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज रहेगा अंडर नो लोड कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा VS लिख दिया। अगर आपको ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन याद है तो एग्जैक्टली सेम नेटवर्क है यहाँ पर भी, इसीलिए हम लोगों ने सीधा वहाँ के फॉर्मूले उठा लिए। और आप अगर नहीं देखा है तो आपने ट्रांसफार्मर का वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है यहाँ पर। ये IR कॉस ऑफ IR कहाँ से आ गया, ये IR X साइन ऑफ IR कहाँ से आ गया, और नीचे वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज क्यों लिखा है। ठीक है, आई होप ये जो फॉर्मूला है ये है आपको वोल्टेज रेगुलेशन का एनालिसिस फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और यहीं पे हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन 0 कब होता है, वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब होता है। अगर आपको ट्रांसफार्मर का याद है, एज इट इज़ कंडीशन यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिंपली क्या है, अगर आप मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आता है, सिर्फ और सिर्फ लैगिंग नेटवर्क में आएगा। और उसके लिए आपका जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है, एक्चुअली ये अनडिजायर्ड कंडीशन है, phi r इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई r होना चाहिए। इसका मतलब आपने जो ट्रांसमिशन लाइन ऑफ का x और r रिप्रेजेंट किया, उसका x बाई r रेशियो और आपका लोड का x बाई r रेशियो अगर सेम होता है तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा आपके ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस। ये मोस्ट अनडिज़ायरेबल कंडीशन होता है। ठीक है, तो मोस्ट डिज़ायरेबल कंडीशन, इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना। एक्चुअली वोल्टेज रेगुलेशन कभी 0 नहीं होता अंडर लोड कंडीशंस। थोड़ा बहुत तो भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन मतलब थोड़ा बहुत तो भी वोल्टेज ड्रॉप होता ही है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, phi r इज इक्वल टू पाई बाई टी माइनस थीटा। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने वहाँ पर कैसे पढ़ा था कि दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, बस सिंपल वही है एज इट इज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन 0 का कंडीशन है। ठीक है, 0 का कंडीशन है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लीडिंग लोड के अंदर ही पॉसिबल है। दिमाग में रख लेना है, वो ट्रांसमिशन लाइन हो या फिर आपका ट्रांसफार्मर हो, दोनों के लिए कंडीशन कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, ये बोलते हैं कि अगर ट्रांसमिशन लाइन है, अगर हम लोगों ने कॉम्पेंसेट कर दिया तो वो लीडिंग पावर फैक्टर पे रहेगा या फिर लैगिंग पावर फैक्टर पे रहेगा, डिपेंड करता है, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, सिंपली ये मत कर लेना कि अगर कॉम्पेंसेटेड है तो वो लीडिंग पावर फैक्टर चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कि वो डिपेंड करता है कि कितना आपने कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करके दिया है। चलो ठीक है, अब ये था ओवरऑल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा। एक आता है सेंड एंड, दूसरा आता है एक आता है सेंड एंड, दूसरा आता है रिसीविंग एंड या फिर लोड एंड बोलना। ठीक है, ये जो y दिख रहा है ये आपको कैपेसिटेंस है, G प्लस JB। ठीक है, आपका ये जो y दिख रहा है ये कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, इस टाइप के नेटवर्क में हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 तरीके हम लोगों ने पढ़ लिया, लोड एंड, सेंड एंड, पाई नेटवर्क, टी नेटवर्क। ठीक है, चलो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है आपका लोड एंड, ये है आपका सेंड एंड। सेंडिंग साइड में आपने कैपेसिटेंस को कंसीडर किया है, यहाँ पर लोड एंड में आपने कैपेसिटेंस को कंसीडर किया है। ठीक है, अब अगर आप कंसीडर करते हो तो आपको ABCD पैरामीटर्स डिराइव करने हैं, आपको
रट लेने पड़ेंगे एज इट इज़। इसको अपने फॉर्मूला बुक में लिख लेना। यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू जेड वाई, बी इज इक्वल टू जेड, सी इज इक्वल टू वाई, डी इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो a इक्वल टू डी है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर भी देख लेते, a इक्वल टू डी है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये जो कुछ भी दोनों नेटवर्क आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल नेटवर्क हैं। आप इनको वाइस वर्सा यूज़ नहीं कर सकते, ये अनसिमेट्रिकल नेटवर्क है। देखते ही समझ में आता, अगर ये z यहाँ होता तो बात अलग होती, ये z यहाँ पर भी अलग होता, मतलब यही z यहाँ पर भी होता तो बात अलग थी, तब हम लोग बोलते हैं वो सिमेट्रिकल नेटवर्क है। अब देखो, इनको रटना नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको 2 पोर्ट नेटवर्क अगर सॉल्व करते आता है तो आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक करंट एज्यूम कर लो, ये, और यहाँ पर भी एक करंट एज्यूम कर लो, बात खत्म हो जाएगी। इवन यहाँ पर भी एक करंट एज्यूम कर लो, यहाँ पर भी एक करंट एज्यूम कर लो, बात खत्म हो जाएगा। सॉल्व कर सकते आते हैं तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैं तो सिंपली बोलूँगा कि इसको रट के साइड में रख लो। रोज़ अगर हम लोग इसको कम्युलेटिवली रिवाइज करते रहेंगे तो हम लोग को एक दिन में रटना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे AD माइनस BC इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये अगर आप देखते हो A इंटू डी कितना है, 1 प्लस जेड वाई माइनस बी सी। जेड वाई करना है तो जेड वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। मतलब लोड एंड और सेंड एंड दोनों के दोनों कंडीशंस में आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो ये आता है बिट कि ये दोनों नेटवर्क्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल होते हैं लेकिन अनसिमेट्रिकल होते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं बोला था कि नेटवर्क सारे सिमेट्रिकल होते ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं यहाँ पर जानबूझ के इसको रिप्रेजेंट किया है कि ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल, और ये क्या है आपके सिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर हमको पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क्स की ज़रूरत आती है। ये हो गया आपका टी नेटवर्क, ये हो गया आपका पाई नेटवर्क। देखो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस था 2 पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पर कैपेसिटेंस को ही 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कैपेसिटेंस का जो ब्रांच है वो क्या रहेगा, आपका शंट ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, आपका शंट ही रहेगा। इवन ये एक बिट है। ठीक है, अब देखो पाई नेटवर्क्स में क्या कर दिया आपने, कैपेसिटेंस को 2, मतलब लोड एंड पे भी थोड़ा कॉम्पेंसेट कर दिया और सेंड एंड पे भी थोड़ा कॉम्पेंसेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 50% चार्ज, जो कुछ भी चार्जिंग करंट है वो यहाँ पर भी रहेगा, 50% यहाँ पर भी। और ये क्या है, ये समवेयर मिडल ऑफ द नेटवर्क आप लोगों ने कैपेसिटेंस को प्लेस कर दिया है। ठीक है, सो ये इतना अनरिलायबल होता है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल लगता है। ठीक है, चले यार, वहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, इसका मतलब ये सही है, और बाय लॉजिक भी यही सही है, और बाय एनालिसिस भी यही सही है। इसीलिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस जब भी दिखता है और उसका जब एनालिसिस का बात आता है तो मोस्ट प्रिफर्ड नेटवर्क इज़ पाई टाइप ऑफ नेटवर्क फॉर फ्रॉम परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ABCD। ठीक है, अब देखो प्रेफरेबली बता रहा हूँ, इन दोनों को इतना याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको इन दोनों को एज इट इज़ रटना पड़ेगा। ठीक है, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, सॉल्व करते बैठेंगे एग्जाम में टाइम वहीं चले जाएगा। मैं तो बोलूँगा सीधा रट लो, ABCD। और यहाँ पर अच्छी बात ये है, आपको पता है सिमेट्रिकल है, आपको पता है सिमेट्रिकल है। ठीक है, आपको पता है रेसिप्रोकल भी है। तो आप एग्ज़ाम में जैसे एंटर करते हो, थोड़ा स्टार्टिंग का टाइम होता है, वहाँ पर ABCD के फॉर्मूले लिख कर AD माइनस BC इक्वल टू 1 आता है कि नहीं चेक कर लेना, और A इक्वल टू D आता है कि नहीं ये भी चेक कर लेना। मतलब आप डबल श्योर हो जाते हो कि आपके फॉर्मूले सही हैं। ठीक है, बस यही यहाँ पर एक ट्रिक है। AD माइनस BC अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1 आता है, तो इसका मतलब पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क यूज्ड फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस बोथ आर सिमेट्रिकल एज वेल एज रेसिप्रोकल। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना, और यही थेरोटिकल बिट भी है, ये सिमेट्रिकल भी होते हैं और ये रेसिप्रोकल भी होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। अगर आपको ADBC मतलब ABCD पैरामीटर्स पता है तो सिंपली हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फॉर्मूलेज क्या होता है, और उसको भी रटना पड़ेगा, दिमाग में रख लेना। ठीक है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब ऑलरेडी पता है आपको कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, इसका मतलब क्या है,
डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। देखो यहाँ पर दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। छोटे छोटे यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन के लिए ये नेटवर्क, यहाँ से लेकर ये पोर्शन, और उसके बाद उसको कैस्केड कर देना और उसका एनालिसिस होता है। ये कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस होता है, हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग सिंपली इसको सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क का करते हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड सो ऑन। चलो ठीक है, इसमें भी आपको देखो क्या है, ए बी सी एंड डी, इनके जो फॉर्मूलेज हैं आपको रटने पड़ेंगे। आपके पास कोई भी अलग ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मस्त आराम से 2 पेज का एक बड़ा सा डेरिवेशन आता है, आप एग्जाम में बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं। चलो ठीक है, ये रट लेना है। तो ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ एच गामा एल। ठीक है, अगेन ठीक है, इसका मतलब ए और डी क्या है आपके सेम है। अगर ए और डी का मतलब सेम है, मतलब क्या है, ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। सो जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस के लिए, वो क्या है आपका सिमेट्रिकल। और अगर आप ए इंटू डी माइनस बी सी भी कर लेते हो तब भी आपका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आएगा। और एग्जैक्टली 1 आता है। हाइपरबोलिक्स है इसीलिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सो अगर आप कर लेते हो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 आएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक में इक्वल टू 1 होता है। हम लोग नॉर्मल कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये जो आपने गैमा लिखा है ये क्या है, अंडर रूट ऑफ जेड ऑफ वाई। इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली गैमा का मतलब क्या है। ठीक है, चलो ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जेड अपॉन बी। और हमको ये भी पता है कि अगर जेड अपॉन बी लिखते हैं तो हम लोग एल अपॉन सी भी लिख सकते हैं, अगर आर और जी को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो अब देखिए ये जो वेलोसिटी का बिट है मैं लास्ट में बोलता हूँ। चलो ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बिट्स अभी आए हैं आपके ए बी और सी और डी के रेंजेस। ठीक है, और लेंथ से इनका रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट्स हैं। ठीक है, अब देखो ए को हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए एट एन एंगल अल्फ़ा। ठीक है, सो अल्फ़ा का जो रेंज है वो कितना है, 0 से लेकर 10 के बीच में होता है। ठीक है, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, फॉर बीटा का जो रेंज है वो होता है 60 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, अब देखो सी है, ये जो गैमा है इसका वैल्यू एग्जैक्टली 90 ही होता है। ठीक है, अब और ये जो डी है इसका जो डेल है, डेल का जो वैल्यू है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 to 10। अब इनके मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। ए का जो होता है अप्रोचिंग टू 1 होता है, बी का डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन होता है, अगेन सी का भी डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन होता है। और ये जो आपका डी का वैल्यू दिख रहा है ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिट है। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने खुद देखा है कि अरे यार डी का वैल्यू कितना होता है, इक्वल टू 1 बहुत जगह लिखा होता है, लेकिन सबसे एक्यूरेट है कि लेस देन इक्वल टू 1 है। चलो ठीक है, अब देखो अगर ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ बढ़ जाता है तो आपका ए बी सी और डी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंटली ए इक्वल टू डी है आपके दिमाग में है, इसीलिए हम लोग ए और डी के बारे में बात करेंगे। अगर ए डी कवर कर लेते मतलब आधा काम हो जाता है। ठीक है, सो लेंथ अगर बढ़ता है तो ए का वैल्यू ड्रॉप होगा, डी का वैल्यू ड्रॉप होगा, लेकिन उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स कैसे होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या है, यहाँ पर आपका जो एल दिख रहा है ना, यहाँ पर एल को सब्स्टिट्यूट कर लेना। अगर आपका एल बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपका एंगल बढ़ रहा है। देखो आपका एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो ठीक है, अब अगेन द सेम बीटा है और गैमा है, ये फेयरली कांस्टेंट होते हैं। मतलब आपका जो लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है वो अगर चेंज भी होता है तो मेरा बीटा और गैमा के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन उनके जो रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड से बी और सी इनका वैल्यू बढ़ता है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू ए एंड डी। ये चीज़ भी आपको लगभग रटना पड़ेगा, आपको एक साइड में लिख लेना पड़ेगा यार, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। रीज़न ही ऐसा है क्योंकि बहुत लेंदी है, हम लोग अगर चाहे भी तो भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग को रटना ही पड़ेगा। और ये बिट्स आते हैं इसीलिए रटना है। ठीक है, चलो ठीक। अब लास्टली इसमें हम लोग 2 फार्मूलेज हैं। एक आता है आपका
पावर और दूसरा होता है आपको रिएक्टिव पावर, मतलब रियल पावर और रिएक्टिव पावर, ठीक है। इनके फॉर्मूलेज वी एस वी आर अपॉन एक्स साइन ऑफ डेल। आप आराम से इन सारे पैरामीटर से वी एस और वी आर का वैल्यू निकाल सकते हो और यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके आपका मैक्सिमम पावर या फिर पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपके ट्रांसमिशन लाइन्स में से आप कितना सेंड कर सकते हो। अगेन आपके ट्रांसमिशन लाइन में पावर, रिएक्टिव पावर का सिंकिंग एंड सोर्सिंग कितना है ये भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली वी एस ब्रैकेट के बाहर वी एस माइनस वी आर अपॉन एक्स। और ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये फार्मूला काफ़ी रेयर जगह पे दिखेगा, लेकिन जहाँ पर भी कॉम्पेंसेशन वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स है वहाँ पर आपको ये बिट यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब पूछते हैं कि पहले इतना रिएक्टिव पावर था, अब इतना रिएक्टिव पावर अगर मुझे लाना है तो मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। जो कुछ भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि ये फार्मूला कितना यूज़फुल है, आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव अंडरग्राउंड केबल की। ये क्वेश्चन इतना फेमस है इसीलिए मैं अभी मेरे ऑन द वे आ गया, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। वेलोसिटी ऑफ वेव पूछते हैं 3 × 10⁸ अपॉन अंडर रूट ऑफ ई आर। ई आर का मतलब है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। बस सिंपली आपको इस यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बिट है, दिमाग में रख लेना, मैंने जानबूझ के बताया, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया, ठीक है। और अगर आपको पूछते हैं वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का क्या होता है 2π अपॉन बीटा, वेयर बीटा इज़ नथिंग बट ओम पर किलोमीटर, मतलब सॉरी डिस्टेंस, हाँ ओम पर किलोमीटर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। मतलब क्या है कि एक वेव है, उसको आपका ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, उसी का मतलब होता है वेवलेंथ, सिंपली 2π अपॉन बीटा। एंड ये आपका बिट है, ठीक है। आई होप क्लियर है। आपका जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस है इसके रिलेटेड जितने भी बिट्स आने चाहिए वो हो चुके हैं, और कुछ बिट्स बाकी हैं जैसे कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ये हम लोग आगे के लेक्चर में सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग और वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कुछ इमरजेंसी चल रहा था इसीलिए काफ़ी दिन, मतलब मेरे हिसाब से लगभग 15 दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, और अभी से मतलब हम लोग रेगुलर रहेंगे, इन टच रहेंगे जैसे हम लोगों ने वेरी स्टार्ट में किया था लगभग 1-1.5 महीने के लिए, सेम ऑन द वेरी सेम वे। अब तो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है तो मेरे हिसाब से और 1 महीना आपके हाथ में है, सो मैक्सिमम चांसेस है कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो ही जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।